नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज कर रहे हैं, आज इसके अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसी को करेंगे। और दूसरा टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करेंगे। अर्थात इस दोनों टॉपिकों को करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य होगा वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और हम लोग वही करेंगे जिसकी आने की संभावना एग्ज़ाम में होती है या जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिल्कुल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोग इन दोनों टॉपिकों को देखते हैं। चलिए देखिए, कांग्रेस से पूर्व स्थापित प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। देखिए वैसे तो बहुत सारी संस्था हैं बट हम लोग केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट को ही करेंगे। तो देखिए पहला, देखिए बंग भाषा प्रकाशिक सभा। अब देखिए बंग भाषा प्रकाशिक या कहीं कहीं प्रकाशक सभा होता है, आप समझ लीजिएगा। 1836 में कोलकाता में मतलब इसकी मतलब स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। मतलब आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक बहस संस्था। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय और इनके सहयोगी। मतलब यह संस्था राजनीतिक सुधारों की वकालत करती थी। देखिए यहाँ क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपसे यह पूछ सकता है कि यह आधुनिक भारत की पहली ऐसी संस्था कौन थी जो राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बहस करती थी। तो आप इसको याद रखिएगा, बंग भाषा प्रकाशिक सभा। चाहे यह पूछ सकता है कि बंग भाषा प्रकाशिक सभा की जो संस्था थी उसकी स्थापना किन्होंने किया था, तो राजा राम मोहन राय और इनके सहयोगियों ने। याद रखिएगा कि यह आधुनिक भारत की पहली ऐसी संस्था थी जो राजनीतिक मुद्दों पर ना खुलकर बहस करती थी और इसे राजा राम मोहन राय और इनके साथियों ने बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जमींदारी एसोसिएशंस या लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में कोलकाता में हुई थी। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में हुई थी, डेट भी याद रखिएगा। अर्थात भारत की पहली राजनीतिक संगठन मानी जाती है, चाहे राजनीतिक संस्था मानी जाती है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका मतलब उद्देश्य था। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत की पहली राजनीतिक संगठन किस संस्था को मानी जाती है? तो याद रखिएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, हिंदी में पूछेगा तो याद रखिएगा। नाम इसको याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी या कब की गई थी? तो 1866 में हुई थी और लंदन में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इनका उद्देश्य क्या था? भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, चाहे दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी? तो लंदन में की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पूना सार्वजनिक सभा 1870 पुणे में, नाम से ही पता चल रहा है। इसके संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका उद्देश्य क्या था? जनमत को एकत्र कर सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करना। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नाम याद आप रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। यही क्वेश्चन बनेगा कि पूना सार्वजनिक सभा की संस्थापक कौन थे। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी एक नाम भी आपको दे दे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में, और कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ भी इसको बोलते हैं, इसका संस्थापक कौन था? क्वेश्चन यहीं से बनता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। देखिए पूछेगा कि किस संस्था को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन। चाहे आपसे यह पूछेगा कि इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, इस लाइन से भी, कि यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली
पहली संस्था थी। अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने इसे बनाया था और यह पहली संस्था थी जो पूरे भारत के स्तर पे काम करती थी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पहली ऐसी संस्था जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करती थी, तो आप याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास महाजन सभा 1884 मद्रास में। देखिए क्वेश्चन पहला यहीं से बन जाता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1884 में की गई थी। याद रखिएगा इसके संस्थापक सदस्यों पूछ लेता है कि इसके संस्थापक कौन थे या कौन नहीं थे, तो नाम याद रखिएगा जी सुब्रह्मण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, है ना। ये दोनों को नाम याद रखिएगा, ये सब पूछता है। मतलब दक्षिण भारत में राजनीतिक चेतना फैलाने में अग्रणी थी यह संस्था, याद रखिएगा। अर्थात आप देखेंगे कि जी सुब्रह्मण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू द्वारा यह स्थापित किया गया था इसको, और यह दक्षिण भारत में राजनीतिक चेतना फैलाने में ना अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन बनेगा मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था या इसके संस्थापक कौन थे, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, और इन तीनों का नाम मुंबई की त्रिमूर्ति कहा जाता है। याद रखिएगा पूछेगा कि किस सदस्य को मतलब मुंबई की त्रिमूर्ति नहीं कहा जाता है, यह तीन नाम दे देगा, एक और कोई नाम दे देगा, तो यह तीनों नाम याद रखिएगा। मुंबई की त्रिमूर्ति याद रखिएगा, प्रश्न को याद रखिएगा, मुंबई की त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। एक बाल पाल लाल वो वाला नहीं, वो त्रिमूर्ति नहीं, यहाँ मुंबई की त्रिमूर्ति कह रहा है, याद रखिएगा। तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक किसे माना जाता है, पूरी तरीके से आप याद रखिएगा। देखिए वैसे संस्था तो बहुत था, बट इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्था है जहां से प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो इतने को आप याद रखेंगे और फिर इस टॉपिक को कराने के बाद हम जो एमसीक्यू कराएंगे मतलब कल, तो आप उसको भी जरूर करिएगा, फिर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग दूसरी टॉपिक देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिए स्थापना, देखिए 1 2 3 4 8 9 10 11, आप ये मैं क्रम वाइज बताया हूँ कि कितने फैक्ट को मैं शामिल किया हूँ, तो यह क्रम है, याद रखिएगा 8 9 10, इसको इसमें मत ऐड करिएगा, तो आप समझ गए होंगे। देखिए स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। यह आपको याद रहना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। अब देखिए प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 72 प्रतिनिधि। चाहे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी, याद रखिएगा। चाहे इसका महासचिव किसे बनाया गया था, तो एओ ह्यूम को बनाया गया था, याद रखिएगा। इतने फैक्ट को ना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो उस समय भारत का मतलब वायसराय कौन था, उस समय के वायसराय, तो लॉर्ड डॉफ्रिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई तो आपसे पूछेगा उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डॉफ्रिन था, याद रखिएगा। लॉर्ड डॉफ्रिन ने कांग्रेस के बारे में एक वाक्य या एक लाइन बोला था कि कांग्रेस को ना सूक्ष्म दृष्टि वाले अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस को सूक्ष्म दृष्टि वाले अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड डफरिन। चाहे क्वेश्चन पूछेगा जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड डफरिन। अब हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और उसके अध्यक्ष और उससे संबंधित यदि कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा तो उसे हम देखने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। अब देखिए पहला 1886 कोलकाता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। देखिए पूछेगा कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार की गई, तो याद रखिएगा 1886 के कोलकाता
के कांग्रेस के अधिवेशन में। यह दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, तो याद रखिएगा 1886 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, 1887 के में जो मद्रास में तीसरा मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ कैसे बनेगा कि कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता मतलब कांग्रेस का कौन ऐसा व्यक्ति था जो मतलब नहीं, ऐसे पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था जो 1887 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तब आपका आंसर रहना चाहिए बदरुद्दीन तैयब जी। चाहे पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मतलब कौन था, तब भी आपका बदरुद्दीन तैयब जी। चाहे हो सकता है यह पूछे कि किस संस्था मतलब किस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, तो 1887 के तीसरे कांग्रेस अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। देखिए 1888 में जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसका अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट है क्यों है, क्योंकि यह प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे जॉर्ज यूल था। याद रखिएगा जॉर्ज यूल या यूले, कुछ भी आप नाम सोचिए, मतलब इस तरीके का रहता है। चाहे पूछेगा कि कांग्रेस का जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा कांग्रेस की चतुर्थ अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1893 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि 1893 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब देखिए हम महत्वपूर्ण अधिवेशनों की बात करेंगे, वैसे अधिवेशन बहुत हैं, लेकिन जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उसी की हम लोग बात करेंगे। अब 1906 कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन, इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ना स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ और बनेगा कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने, तो 3 बार। याद रखिएगा कैसे, तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। अर्थात दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्षता 3 बार की थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम बीपीएससी एग्जाम देने, अगर बीपीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह फैक्ट ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1912 का बांकीपुर वाला पटना का कांग्रेस अधिवेशन याद रखिएगा, बार बार पूछता है। पूछेगा कि 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था जो पटना में है। चाहे पूछेगा कि बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। आपसे पूछेगा 1912 में जो बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो RN मुदलियार ने की थी। याद रखिएगा इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, मतलब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। याद रखिएगा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस 1916 लखनऊ, तो इसका मतलब समझिएगा 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ, ठीक ना। चाहे 1886 कोलकाता, मतलब 1886 का कांग्रेस अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, इसको ऐसे समझिएगा। तो 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमुदार ने की थी। इसको याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, चलिए देखते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, आपसे पूछेगा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता मतलब किस अधिवेशन में हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। याद रखिएगा। गरम दल की वापसी, अब देखिए गरम दल की वापसी क्यों, अब देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल में ना विभाजित हो गया था। गरम दल अलग हो गए थे, नरम दल अलग हो गए थे। तो आपसे पूछेगा कि फिर से गरम दल की वापसी कांग्रेस के किस अधिवेशन में हो गई, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल की वापसी हो गई। याद रखिएगा इसी तरीके से इसी अधिवेशन में तिलक का कथन था, मतलब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में
कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए क्वेश्चन ये फैक्ट पूछेगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तो आपको बखूबी याद होगा, लेकिन यह थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो याद रखिएगा 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में बोला था। नेक्स्ट पॉइंट, 1917 कोलकाता अधिवेशन। देखिए इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट। चाहे पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने अध्यक्षता कांग्रेस के किस अधिवेशन की थी, तो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चाहे पूछेगा कि 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी वह कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। इतने मतलब तरीके से ना इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1919 अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तिलक का अंतिम अधिवेशन। देखिए पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से किस अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। इसलिए यह ना इंपॉर्टेंट हो जाता है अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1920 का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। देखिए यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय के थे। इसमें ना असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। आपसे यह भी पूछेगा कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो लाला लाजपत राय किए थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 1922 के कांग्रेस का अधिवेशन जो गया में हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह बिहार में हुआ था और बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को पूछता है। देखिए आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था, चाहे कांग्रेस का वो अधिवेशन जो मतलब गया में हुआ था वह कब हुआ था, तो 1922 में। याद रखिएगा, डेट भी याद रखना है। चाहे पूछेगा 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। चाहे 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1924 का बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन। देखिए यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी अपने पूरे जिंदगी में एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1924 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन को। याद रखिएगा, बेलगांव नाम याद रखिएगा, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस ना पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में, चाहे पूछेगा किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन में जो 1924 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1925 का कानपुर का कांग्रेस अधिवेशन। यह क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। 1925 में जो कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय हटा देगा तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा, प्रश्न को समझिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो 1917 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय, जैसे ही भारतीय महिला लगा देगा ना तब आपका आंसर सरोजिनी नायडू होगा। याद रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अंतर आप बिल्कुल समझ गए होंगे, एक बार और सुन लीजिए क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, क्योंकि यह भारतीय नहीं थी और यह भारतीय थी। जैसे ही भारतीय शब्द का प्रयोग कर देगा तो सरोजिनी नायडू, जैसे ही भारतीय शब्द नहीं रहेगा प्रथम महिला तो एनी बेसेंट। और दोनों को याद रखिएगा कि किस अधिवेशन में और कहाँ की थी, तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में की थी और कानपुर में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए पूछेगा कैसे कि कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ था। तब आप कहेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, क्योंकि इसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। लेकिन जैसे ही यह शब्द जोड़ेगा कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कांग्रेस की जिस अधिवेशन में पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चाहे पूर्ण स्वराज्य पारित जिस अधिवेशन में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी वह कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 1936 का लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। 1936 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए समाजवाद की कुंजी बताया, मतलब भारत की जितनी भी समस्या है ना उसकी समाधान जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में समाजवाद को बताया। मतलब समाजवाद भारतीय समस्याओं के लिए ना एक प्रकार से चाबी का काम करेगा। मतलब भारतीय समाजवाद मतलब भारतीय जो समस्या एक ताला समझ लीजिए, उस ताला को खोलने का काम समाजवाद ही करेगा। जैसे ही आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवाद को भारतीय समस्याओं को सोल्व करने का कुंजी बताया गया, तो याद रखिएगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन। इस फैक्ट को इसी तरीके से ध्यान रखिए, जैसे ही समाजवाद शब्द यूज करेगा ना तो याद रखिएगा 1936 का लखनऊ अधिवेशन। चाहे पूछेगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट 1936 के फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। इसकी भी अध्यक्षता आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, पहली बार यह गांव में हुआ था। पूछेगा कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में किया गया, तो याद रखिएगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन। चाहे पूछेगा पहली बार जिस अधिवेशन की अध्यक्षता गांव में किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ध्यान रखिएगा। चाहे पूछेगा कि पहली बार जिस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और वह गांव में हुआ था वह कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। मतलब इतने प्रकार से ना आप फैक्ट को याद रखिएगा, इधर से उधर से जैसे पूछिए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1938 का त्रिपुरा अधिवेशन, नहीं सॉरी 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरी में तो 1939 में हुआ था। अब देखिए यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है अधिवेशन। देखिए दोस्तों, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन कर रहे हैं, इतना को आप याद कर लेंगे तो और कोई अधिवेशन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए किताब में सारा कुछ है लेकिन मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं, इतना यदि आप कर लेते हो तो एग्जाम में ना आपके लिए दम इनफ है। नेक्स्ट पॉइंट, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसको बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। देखिए आपसे पूछेगा 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चाहे पूछेगा कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था। चाहे आपसे पूछेगा किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में गठित किया गया था। चाहे आपसे पूछेगा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था उसमें कौन अध्यक्ष बना था, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, याद रखिएगा। चाहे डायरेक्ट पूछेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति जिसका 1938 में गठन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1939 का त्रिपुरी का अधिवेशन, देखिए यह क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका भी अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस ही बने थे लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण ना इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपसे पूछेगा कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चाहे त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। चाहे आपसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी से मतभेद के कारण कांग्रेस के किस अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था, तो 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। अब देखिए 1940 से 46 का पीरियड मतलब टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, लगातार 6 वर्षों तक। देखिए पूछेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो लगातार कांग्रेस का मतलब
देश की स्वतंत्रता से पहले, ऐसे पूछेगा कि देश की स्वतंत्रता के पहले कौन ऐसा व्यक्ति था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। चाहे पूछेगा कि 1940 से 46 के बीच में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। देखिए यह क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए क्यों इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी अधिवेशन ना क्वेश्चंस में आता है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए अध्यक्षता इसकी जेबी कृपलानी ने की थी, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। देखिए पूछेगा कैसे कि देश की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। बस इसी तरीके से पूछेगा कि देश के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। हमने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को अच्छे से कर लिया, और इतना यदि आप कर लेते हैं तो कांग्रेस के अब अलग से कोई अधिवेशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक 1916 के कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में बोला था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसको हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया था कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और यह अंतिम बार 1919 के आप देखेंगे अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन 1919। अब देखिए यह क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कांग्रेस अब गिरने वाली है और इसे गिराना मेरा मकसद है। कांग्रेस के बारे में पूछेगा, यह शब्द कौन बोला था? लॉर्ड कर्जन। इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं जब तक हूं मेरा मकसद यही है कि कांग्रेस का अंत हो जाए, है ना। यह कथन कौन बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था। इस बात को ना आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी। अब देखिए 1924 में एक बार अध्यक्ष बने, है ना। इसको हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार अध्यक्ष बने? तो बेलगांव का अधिवेशन, ठीक ना, 1924 में, इस बात को। लेकिन इनका फैक्ट ये वाला याद रखिएगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग करने का इन्होंने सुझाव दिया था। पूछेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आज़ादी के बाद ऐसा सुझाव दिए कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग करने का सुझाव किन्होंने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रस्ताव किस क्रांतिकारी चाहे किस व्यक्ति ने रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। नेक्स्ट 1920 का नागपुर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति घोषित की गई, है ना। आपसे पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति घोषित की गई? तो याद रखिएगा 1920 के नागपुर अधिवेशन में। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। आप पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को सिर्फ 2 या 3 घंटे में आप रिवीजन कर लेंगे। और दोस्तों हमने जो भी पढ़ाया है उसी का संक्षिप्त रूप से मैंने क्विक रिवीजन नोट्स के तौर पे 5 सेकंड में इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसकी एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो ठीक है दोस्तों, कल इससे संबंधित हम MCQ आपको कराएंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और इसको 100% आप याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यही सब फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा विस्तार से आपको PT के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।